सन 1526 बाबर भारत आ चुका था और पानीपत को जीत चुका था। इसके बाद बाबर ने यह फैसला भी किया कि वह अब भारत में ही रहेगा। भारत में रहा और किस तरह से उसने आगे मुगलों को स्थापित किया, उसी की कहानी देखेंगे आज SNV हिस्ट्री में। सन 1526 के बाद अगला युद्ध जो बाबर ने लड़ा वो था 1527 का बैटल ऑफ खानवा यानी खानवा का युद्ध। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी को जान लेते हैं। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी हमेशा राजस्थान और मालवा के लिए लड़ते रहते थे। क्यों लड़ते थे? क्योंकि अगर आप सीमाओं को देखें तो यहाँ पर मेवाड़ था और दिल्ली जो था वो यहाँ पर था। सीमाएं मिल रही हैं और इसीलिए ये जो पूरा एरिया है मालवा समेत, इसके लिए लड़ाई चलती रहती थी। सभी लोग ये चाहते थे कि हमारी जो सीमाएं हैं उनका विस्तार हमारे तरीके से हो, यानी हमारी सीमाएं ज़्यादा बड़ी हों, चाहे वह इब्राहिम लोदी हो या फिर राणा सांगा। अब राणा सांगा के लिए बाबर के क्या विचार थे वो भी देख लेते हैं। राणा सांगा उन लोगों में से था जिन्होंने बाबर को बुलाया था कि आप आएँ और इब्राहिम लोदी की जगह राज करें। राणा सांगा का ये व्यू था कि अगर मान लो बाबर यहाँ आ जाता है और मेरा मित्र बन के रहता है तो मैं इस एरिया का सबसे मौजूद राजा हो सकता हूँ, इसीलिए बाबर को बुलाया था। लेकिन बाबर इसके बुलावे पर एक बात तो नहीं आया था। दूसरी बात ये थी कि अगर मान लो बाबर को इसने बुलाया भी था तो बाबर की अपने मन में एक ऐसी इच्छा थी कि अगर मान लो कहीं बाबर को इसकी ज़रूरत पड़ रही है, जैसे दिल्ली और आगरा पर जब बाबर ने युद्ध किया तो फिर राणा सांगा ने उसकी मदद नहीं की। यह बात बाबर को खल गई और इसीलिए बाबर ने इसको ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट माना। यानी जब आप किसी को बुलाते हैं, किसी के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, तो जब उसकी जरूरत पड़े आपको वहां उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन राणा सांगा वहां उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए बाबर ने डिसाइड किया कि अब राणा सांगा से युद्ध किया जाएगा, जिसे जाना गया बैटल ऑफ खानवा। अब खानवा के युद्ध में दो बड़ी शक्तियां सामने आती हैं। एक थे राणा सांगा के साथ में सारे के सारे उस समय कह सकते हैं राजपूत थे, और महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था वो भी आ चुका था। 10,000 अफगान कैवलरी थी और 2 लाख लोगों की सेना। इतनी बड़ी सेना, इसको देखकर अच्छे खासे लोग डर जाते थे। कहते हैं कि जब इब्राहिम लोदी की सेना भी राणा सांगा का जो सामना करने के लिए आती थी तो उसके सामने काफ़ी फीकी पड़ती थी, क्योंकि काफ़ी मजबूत सेना थी और काफ़ी मजबूत एक सपोर्ट रहता था बाकी के राजपूत का भी, और कद भी राणा सांगा का काफ़ी बड़ा था। अब बाबर की सेना तो वैसे भी नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है, 2 लाख लोग आपके सामने खड़े हों, उन्हें देख के बाबर की सेना डर गई। जब बाबर की सेना यहाँ पर डर गई तो फिर वही हुआ जैसा कि बाकी के जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने यहाँ पे अपने युद्धों के अंदर लेके आए थे। आपने खलजी को देखा होगा, उसने भी यही कहा था कि हमारी लड़ाई है, और उससे पहले गजनवी आए थे। तो जब भी किसी राजा की सेना, जो कि मुगल रहा हो या बाहर का रहा हो, जो अपने देश से बाहर कहीं जा रहा होता है, उसको पता होता है कि एक समय ऐसा आएगा कि मेरी सेना कमज़ोर पड़ेगी। वहाँ वह एक तुर्प के का इस्तेमाल करता है, जो कि यहाँ बाबर ने किया जिहाद के रूप में। जिहाद यानी यह लड़ाई हमारी नहीं है, यह लड़ाई किसकी है? इस्लाम की, और आपको लड़ना है इस्लाम के नाम पर। अब ये कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिनमें से एक धर्म होता है कि उसके नाम पर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वही करने को तैयार हुई बाबर की सेना और तैयार हो गई युद्ध लड़ने के लिए। इसके अलावा बाबर के पास में हम पहले ही पढ़ चुके हैं आर्चरीज थी और गन पाउडर था और ग्रेट वॉर स्ट्रेटजी। पूरे जीवन में बाबर ने किया ही क्या था? सिर्फ युद्ध ही तो लड़े थे। तो उन युद्धों को किस तरह से कारगर कर पाता अपने लिए, उसको अच्छी तरह से आता था, और बाबर ने इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, इस युद्ध को जीता, और इसको युद्ध के जीतने के साथ में कॉन्कर कर लिया ग्वालियर, धौलपुर और अलवर को। काफ़ी लंबा चौड़ा हिस्सा राजस्थान का अब किसके नीचे था? बाबर के। इसके बाद में एक और चंदेरी का युद्ध लड़ा गया अगले ही साल 1528 में। यह क्यों लड़ा गया? इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब राणा सांगा इस युद्ध को हारे, यानी कि बैटल ऑफ खानवा को जब वे हारे, तो फिर वे चंदेरी के राजा के साथ यानी मेदिनी राय के साथ में वो जाते हैं अलाई करने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। बाबर को यह बात पता चलती है तो बाबर जाता है और चंदेरी पर चढ़ाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले यह मेदिनी राय को ऑफर करता है शमशाबाद। कहता है आप शमशाबाद ले लीजिए और हमें चंदेरी को दे दीजिए बिना किसी युद्ध के। लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं होता। हमने जब राजपूत पढ़े तो हमने पढ़ा था इन्हें अपनी ज़मीन से काफ़ी प्यार है। इन्होंने कहा हम अपनी ज़मीन को तो दे नहीं सकते भाई, हमारी माँ की तरह होती है। यही बात थी तो बाबर ने युद्ध करना शुरू किया, और दोनों जो फोर्ट थे चंदेरी के, जिसकी तस्वीर एक की आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर फोर्ट थे, काफ़ी मजबूत फोर्ट थे, और दोनों को ही जीत लिया। राजपूत ने काफ़ी अच्छी लड़ाई की, काफ़ी अच्छी उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ और युद्ध को हार गए। जब युद्ध को हारे तो वहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं थीं और काफ़ी सारे बच्चे थे। उन लोगों ने जौहर परफॉर्म किया। जौहर यानी कि जलती हुई आग होती है, वहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं सारे के सारे लोग। अब इसके बाद में एक और ट्रबल आती है। ट्रबल थी अफगान ट्रबल।
ये कहाँ थे? ये थे ईस्टर्न यूपी में, यानी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो था वहाँ से लेके बिहार तक लगभग इनका राज चलता था। अब अफगान रूलर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन इनके पास भी एक कमजोरी थी, जैसे कि सभी के पास एक कमजोरी होती है। वो कमजोरी थी पॉपुलर लीडर की। इनके पास में कोई मजबूत नेता नहीं था जो इनका नेतृत्व कर सके। इसी बात का फायदा उठाने के लिए महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, वो जाता है बिहार और अफगान उसको अपना नेता मान लेते हैं। जब मजबूत नेता मिल गया, मजबूत सिपाही हैं, तो फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ जब बाबर के बीच में, तो उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसीलिए बाबर डिसाइड करता है एक एग्रीमेंट के लिए पैचअप करना चाहता है एक एग्रीमेंट के साथ में, और वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बिहार उन्हीं के लिए छोड़ देता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इसको भी तो किसी भी तरह से वह जीत सकता था। वह जीत जाता, कोशिश करता तो, लेकिन उसका दिमाग एक अलग तरह के डायलेमा में फंसा हुआ था। डायलेमा था सेंट्रल एशिया का। उसका जो मन था वो सेंट्रल एशिया में अभी भी उलझा हुआ था। वो ये देखना चाहता था कि यार पता नहीं सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा होगा। आपने अगर गौर किया हो तो जुम्मा 4 साल होने जा रहे थे और काबुल से यह काफ़ी दूर था। तो इसको चिंता जरूर सता रही थी कि पता नहीं काबुल में क्या हो रहा होगा या फिर सेंट्रल एशिया में क्या हालात होंगे। तो उन्हीं को रेगुलेट करने के लिए जा रहा था काबुल। तो फिर रास्ते में इसकी मृत्यु 1530 में, यानी जब यह भारत आया, पानीपत को जीता, उसके जस्ट 4 साल में ही हो जाती है। अब बाबर के भारत आने का भारत के इतिहास में क्या सिग्निफिकेंस हुआ उसको जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात थी, नॉर्थ वेस्ट एरिया अब सिक्योर हो गया था। हमने पढ़ा है एंशियंट एरिया के टाइम से कि जितने भी लोग यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आए वो इसी एरिया से आए थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं नक्शे पर कि काबुल कांधार तक और ये हिंदू कुश का पूरा एरिया अब हमारे अंडर था, यानी भारत के अंडर था। तो फिर ये जो एरिया था वो पूर्णतः सिक्योर हो चुका था। इसके अलावा इसने सिक्योरिटी पूरे भारत को लगभग 200 सालों तक दी, यानी जब तक मुगल आने वाले 200 सालों तक रहेंगे ये एरिया उन्हें कंफर्ट जोन में रखेगा। इसके अलावा कोई और बैलेंसिंग पावर नहीं बची, यानी कि कोई और मजबूत शासन करने वाला इस एरिया में नहीं बचा। अफगान हो गए या आपके राजपूत हो गए, उन सभी को इसने ठिकाने लगभग लगा दिया था। इसके अलावा एक न्यू मोड लेके आया वॉरफेयर में, नई स्ट्रेटजीज, नई तकनीक, गन पाउडर हो, आर्चर्स हो, स्ट्रेटजी किस तरह से सेना को लगाना है, वो सभी इसको अच्छी तरह से आता था और वो भारत के अंदर यह लेके आया। इसके अलावा इसकी जो सुप्रीमेसी थी वो सभी ने एक्सेप्ट भी की। यह भारत इसीलिए आया था क्योंकि ये खुद को डिसेंडेंट यानी कि वंशज मानता था तैमूर का, और इसका ये मानना था क्योंकि एक बार तैमूर दिल्ली तक आया था तो यह मानता था कि इतना जो एरिया है भाई वो तो अपना ही है, क्योंकि एक बार तैमूर यहाँ पे आ चुका है। तो इसका ये मानना था भारत में इतना हिस्सा अपना है, इसीलिए मैं जाऊँगा और वहाँ पर राज मेरा करना बनता है। और एक और चीज़ के बारे में कही जाती है कि जब यह यहाँ आ रहा था भारत तो गाँव के गाँव खाली हो गए थे इस डर से कि कहीं तैमूर का ये वंशज तैमूर जैसा ही तो नहीं है। अब क्योंकि सभी लोग जानते थे यह तैमूर का वंशज है, इसीलिए इसको सभी ने एक्सेप्ट किया। खलजी और तुगलकों की तरह या लोदियों की तरह इसको कोई भी नोबल्स की तरफ से तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। सभी ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हमारा राजा बनने लायक है। इसके बाद में बात करते हैं इसके थोड़े से कला, क्रिएशन और बायोग्राफी, पोइट्री वगैरह के बारे में। तो तुझो के बाबरी इसकी ऑटोबायोग्राफी इसने खुद लिखी है और एक क्लासिक है वर्ल्ड लिटरेचर्स में। जब हम बात करते हैं तो इसकी जो खुद की लिखी हुई बायोग्राफी है, वहीं उसका जो पर्शियन ट्रांसलेशन है वो किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अकबर के नवरत्नों में से एक थे जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। बाबरनामा उसका पर्शियन ट्रांसलेशन है तुझो के बाबरी का, और इसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया जिसको मैडम बेब्रिज ने किया था। और थोड़ा सा जाने तो इसने 2 क्रिएशंस की, पोइट्रीज की भी। एक का नाम था दीवान जो कि तुर्की भाषा में है और एक है मुबाइया जो कि पर्शियन भाषा में है। इसके अलावा ट्रेडिशन जो है गार्डनिंग के, जैसा अपनी सीन पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है इसमें तो गार्डनिंग देखिए किस तरह की बेहतरीन है, और ये मुगल लोग ही यहाँ पे लेके आए थे और इसकी शुरुआत यहाँ पे बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर को कहा जाता है कि यह फ्रेंडशिप में यकीन करता था, वरना जैसे अन्य मुगल शासक रहे हैं यानी कट्टर इस्लाम में जिनका मानना होता था, वो ऐसा बाबर नहीं कहा जाता है इतिहास के भीतर। बाबर जो था एक प्योर शासक माना जा सकता है, यानी उसको शासन करना है, शासन के लिए वह कुछ भी करेगा। इसीलिए इसने इब्राहिम लोदी से भी युद्ध किया, इसीलिए इसने अफगानों से भी युद्ध किया। इसके अलावा इसकी कोई भी कट्टर रिलीजियस पॉलिसी नहीं कही जा सकती, यह इतिहास कहता है। अब यह पहला राजा था, इसके बाद में कुछ राजा आए जो कि मुगल के तौर पर काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहे, जिनके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, इंतजार करें, अगली वीडियो में बात करेंगे हुमायूं की और शेर शाह सूरी की। जय हिंद, जय भारत।